हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इवोल्यूशन के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो गेट में आए थे वो ऑलरेडी हम अपलोड कर दिए हैं। तो इस सीरीज़ में हम स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक के क्वेश्चन और हम 2014 से स्टार्ट कर रहे हैं। इफ द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन एक्स वाई यदि 12 है, फिर एक्स जेड में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो 4 है और वाई जेड में 8 है। देन ऑर्डर ऑफ लोकाई ऑफ क्रोमोजोम पूछा है, ठीक है। तो यदि 1% रिकॉम्बिनेशन आपको मिलता है देन 1% रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 सेंटीमोर्गन लेंथ, ठीक है। जीन के बीच में जो लेंथ है उसे हम सेंटीमोर्गन में डिनोट करते हैं और 1% रिकॉम्बिनेशन मीन्स 1 सेंटीमोर्गन के उनके बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया एक्स और वाई के बीच में 12% रिकॉम्बिनेशन है और एक्स और जेड के बीच में 4% रिकॉम्बिनेशन और वाई और जेड के बीच में 8%। तो सबसे कम लेंथ जो है वो 4 सेंटीमोर्गन का है जो एक्स और जेड के अंदर है। तो एक्स और जेड पास पास रहेंगे और जेड और वाई भी पास पास रहेंगे क्योंकि उनके पास 8% रिकॉम्बिनेशन है या फिर 8 सेंटीमोर्गन की लेंथ है, डिस्टेंस है। और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो एक्स और वाई के बीच में है। तो एक्स और वाई दूर दूर है। तो जो ऑर्डर है वो होगा एक्स जेड देन वाई होगा, वो होगा एक्स जेड देन वाई। तो सी में देखिए एक्स जेड देन वाई, एक्स और वाई के बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस एक्स जेड वाई, सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन पूछा है, कितना रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होगा। तो जो व्हाइट आइड मिनिएचर विंग के साथ क्रॉस किए थे किसका ना, रेड आई नॉर्मल विंग्स, रेड आई नॉर्मल विंग व्हाइट आइड मिनिएचर के साथ क्रॉस किए थे। फिर उसके बाद F1 फीमेल के साथ हम क्रॉस किए व्हाइट आइड मिनिएचर मेल, ठीक है। तो ये जो पेरेंट जीन्स है वो है नॉर्मल रेड आई और व्हाइट आइड मिनिएचर, ये पेरेंट है। F2 जेनरेशन में हमें क्या क्या मिला ना, देखिए हमें क्या मिला ना, 95 व्हाइट आइड नॉर्मल विंग मिले, 102 रेड आइड मिनिएचर एंड 226 रेड आई नॉर्मल एंड 202 व्हाइट आई मिनिएचर। यहाँ पे जो पेरेंट वाला है वो ये है, कौन सा ना, व्हाइट आइड मिनिएचर जो हम लिए थे पेरेंट वाला 202, और क्या है ना, रेड आई नॉर्मल जो ये भी पेरेंट है, हम रेड आई नॉर्मल लिए थे। ये जो 226 और 202 जो ज़्यादा नंबर पे है वो पेरेंट वाला है। तो फिर रिकॉम्बिनेंट कौन सा है ना, व्हाइट आइड नॉर्मल। हम तो व्हाइट आई मिनिएचर नहीं लिए थे, नॉर्मल नहीं लिए थे। तो ये जो नॉर्मल फॉर्मेशन हुआ है 95, ये रिकॉम्बिनेंट का है और 102 जो है वो रेड आई मिनिएचर। हम तो रेड आई नॉर्मल लिए थे पर यहाँ पे रेड आई मिनिएचर कुछ आया। तो 102 और 95 जो आया ये दोनों रिकॉम्बिनेंट जीन्स आए और ये दोनों पेरेंट वाला है। तो हमें रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा है। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है ना, टोटल आपको रिकॉम्बिनेंट नंबर जितना है, रिकॉम्बिनेंट नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर आ जाने से आपको रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है। रिकॉम्बिनेंट हमारा है 95 प्लस 102, 95 प्लस 102 एंड 95 प्लस 102 प्लस 202 एंड प्लस 226। तो फिर इससे सॉल्व करने से क्या मिलेगा, 95 102 ये आपका हो जाएगा 304 डिवाइडेड बाय 625 इंटू 100। हम रिकॉम्बिनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो इंटू 100 होगा। इसे सॉल्व करने से आपको मिल जाएगा 48.64, ये आपका आंसर होगा, ठीक है।
तो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है ना, टोटल रिकम्बिनेंट नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इनटू 10, ये सी क्वेश्चन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2015 का, और ये हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम से आया है। आपको कैपिटल ए एलीली की फ्रीक्वेंसी दे दिया है 0.6 एंड स्मॉल ए एलीली की 0.4 दे दिया गया है, और आपको पूछा है हेट्रोजाइगस जेनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्या है। देखिए, हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम में पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। पी स्क्वायर मतलब कैपिटल ए डोमिनेंट एलीली की फ्रीक्वेंसी, क्यू मतलब स्मॉल ए या फिर रिसेसिव एलीली की फ्रीक्वेंसी, और 2pq मतलब 2 इंटू कैपिटल ए डोमिनेंट एलीली इंटू रिसेसिव एलीली की इंटू उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब 2pq मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट और स्मॉल एलीली हेट्रोजाइगस कंडीशन में इनकी फ्रीक्वेंसी को हम 2pq में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें डोमिनेंट एलीली की फ्रीक्वेंसी पता है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। स्मॉल एलीली की फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। हम सिर्फ पुट कर लेंगे 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 जो क्वेश्चन में दिया गया है। फिर इसकी जो आंसर आएगा वो है 0.48। ठीक है, तो इसकी 0.48 जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन की कैपिटल ए स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 0.48, ऑप्शन नंबर बी। ड्रोसोफिलिया में द जीन फॉर द कलर आई इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। वो बोल दिया है कि आई कलर के लिए जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती है, मतलब ये जो जीन है वो एक्स लिंक्ड है। व्हेन ए रेड आई फीमेल वाज मेटेड विथ व्हाइट आई मेल, मतलब फीमेल में जो एक्स क्रोमोसोम में जो जीन है वो है रेड आई, एक्स लिंक्ड है, और मेल में जो जीन है वो है व्हाइट आई। अब जब उनके बीच क्रॉस किया गया तो 50 फीमेल और 50 मेल आए। 50 फीमेल में 25 तो रेड आई वाले थे और 25 वाइट ही थे। ठीक है, तो इस वो क्यों है, क्योंकि हमें पता है जीन है वो एक्स लिंक्ड है। तो ये फीमेल ये मेल, फीमेल में रेड आई थे और मेल में वाइट वाई। तो एक्स क्रोमोसोम जब फीमेल बनेगा तो बोथ रेड और वाइट वाई देखने को आपको मिलेगा, बट जब मेल बनेगा, मेल की एक्स क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ मदर से ट्रांसमिट होगा। तो मदर से ट्रांसमिट होने के कारण मेल में वो रेड आई ही दिखेगा जो मदर में क्रोमोसोम में था। बट फीमेल में क्या होता है ना, फीमेल में वो बोथ जो एक्स क्रोमोसोम है वो दोनों से लाता है, मदर से फादर से भी। तो मदर के एक्स लिंक्ड रेड है और फादर के एक्स लिंक्ड में वाइट है। इसीलिए आपको 25 ऐसे थे फीमेल जहाँ पे आपको रेड आई देखने को मिला और 25 में वाइट आई। पर जो मेल प्रोजेनी होगा वो कितना मेल प्रोजेनी रेड आई होगा वो पूछा है। वो तो आई आपको मैक्सिमम दिखने को मिलेगा, वो है 25। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 25। नेचर ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए फ्रैगमेंट यूज्ड फॉर मैपिंग इज। डीएनए मैपिंग के लिए हम डोमिनेंट कोडोमिनेंट दोनों यूज करते हैं। डोमिनेंट मैपिंग में आपका सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन को ही वो मैप कर सकता है, आइदर होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर होमोजाइगस रिसेसिव। बट कोडोमिनेंट मार्किंग में, कोडोमिनेंट मॉलिक्यूलर मार्कर में क्या होता है ना, आपका डोमिनेंट होमोजाइगस रिसेसिव होमोजाइगस उसके साथ साथ हेट्रोजाइगस कंडीशन को भी कोडोमिनेंट मार्कर मैपिंग कर सकता है। तो पॉलीमॉर्फिक डीएनए पूछा है जो बहुत सारे वेराइटी ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट को मैपिंग करेगा, तो वो है कोडोमिनेंट मार्कर, जहाँ पे आपको हेट्रोजाइगस कंडीशन को भी वो मार्क करता है। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। द सेक्स ऑफ ड्रोसोफिलिया मेलानोगास्टर
which has 4 कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड 4 सेट ऑफ ऑटोसोम। तो ये फीमेल होगा या मेल होगा। तो ड्रोसोफिला की सेक्स डिटर्मिनेशन में हम जेनिक बैलेंस थ्योरी के बारे में पढ़े थे, जहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम के नंबर और ऑटोसोम के नंबर की रेशियो यदि 1 होता है तो वो क्या होता है ना, वो होता है फीमेल। यह है जेनिक बैलेंस थ्योरी। और यदि सेक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम की रेशियो लेस देन 1 होता है, 0.5 लेस देन 1 होता है, तो वो होता है मेल। ये हम जानते हैं। तो इससे हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सेक्स क्रोमोसोम है वो है 4 और ऑटोसोम है 4। तो 4/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो सेक्स क्रोमोसोम 4 है, ऑटोसोम भी 4 है, तो ये 1 हुआ रेशियो, तो इसीलिए वो है फीमेल। तो इसकी करेक्ट आंसर होगा कि वो होगा फीमेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपको दिया है कि जो एम एलील की ब्लड ग्रुप वाले हैं वो है 600, एन हेट्रोजाइगस ब्लड वालों है 300 और एन है 100। तो आपको फ्रीक्वेंसी बताना है एम और एन एलील की। तो देखिए, टोटल आपका जो एम एलील वाले हैं वो है 600 और एन वाले हैं 300। तो यदि मैं फ्रीक्वेंसी निकालूँ एम एलील की फ्रीक्वेंसी, टोटल एम एलील कितना है ना, 600 है। यहाँ पे एम और एन मिल के 300 है, मतलब एम एलील 300 से आधे का है। तो एम एलील है 300 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 150। तो एम एलील की टोटल नंबर है 600, तो प्लस 150 जो हेटेरोजाइगस में आधे है, डिवाइडेड बाय हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलील, टोटल तो 6 + 300 900, देन जो एन वाले फ्रीक्वेंसी है वो है 100। तो टोटल नंबर ऑफ एलील है कितना है ना, 1000। टोटल नंबर 1000 एलील है, उनमें से एम एलील कितना है ना, 600 प्लस 150, तो उनकी फ्रीक्वेंसी हुआ 750 डिवाइड बाय 1000, तो ये आपका निकल जाता है 0.75। तो 0.75 है आपका एम एलील की फ्रीक्वेंसी। तो एक एलील की फ्रीक्वेंसी जब हमारा निकल जाता है, हार्डी-वेइगर प्रिंसिपल में हम जाने हैं P + Q इज इक्वल टू 1। P एक एलील और Q एक एलील मिल के 1 होता है। यदि एम एलील का हमारा मिल गया 0.75 एम एलील इज इक्वल टू 1, देन एन एलील इज इक्वल टू 1 माइनस 0.75। तो इसकी जो आंसर आ जाएगा वो है 0.25। तो 0.25 जो है वो है एन एलील की फ्रीक्वेंसी। तो इस वहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 0.75 फॉर एम एलील एंड एन एलील में 0.25। तो ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए कैसे फ्रीक्वेंसी निकलता है। तो पहले तो हम एम एलील की जितनी एलील है वो 600 नंबर पे ही है, वो 600 लिए। हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो हाफ है एम एलील की नंबर, तो हम इसे हाफ लिए। और टोटल जितना एलील है एम एलील प्लस एन एलील, टोटल जितना एलील है उसको डिवाइड किए और हमें क्या मिल गया ना, फ्रीक्वेंसी मिल गया। ठीक है, इससे हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। इन ए पर्टिकुलर स्पेसीज इज फाउंड टू हैव 2n16 क्रोमोसोम है। उस स्पेसीज में आपको पूछा है लिंकेज ग्रुप कितना होगा। लिंकेज ग्रुप की मतलब जो लिंक्ड जीन होती है, लिंक्ड जीन हम किसे बोलते हैं, जो एक साथ वो दूसरे जनरेशन को वो ट्रांसपोर्ट होती है, वो पासन होती है विदाउट एनी रिकॉम्बिनेशन, तो हम उसे लिंक्ड जीन बोलते हैं। तो लगभग लिंक्ड जीन एक्चुअली एक क्रोमोसोम में जितना जीन होती है वो एक्चुअली लिंक्ड होती है। वहाँ यहाँ पे है 2n16 क्रोमोसोम है, तो n इज इक्वल टू आपका 8 होगा। तो 2n16 है तो n 8 होगा। तो 8 लगभग आपकी लिंकेज ग्रुप या फिर लिंक्ड जीन 8 नंबर पे हो गया।
तो यह इसके आंसर 8 होगा। डेवलपमेंटल बायो की क्वेश्चन आ गया, जो म्यूटेशन की कंडीशन है तो जेनेटिक्स में भी आ सकता है। जैसे ड्रोसोफिला वेलांगोस्टन में हमें पता है अल्ट्रा वाइथोरक्स जो जीन होती है वो म्यूटेशन हो जाने से क्या होता है ना, T3 सेगमेंट में जो हल्टर की फॉर्मेशन होने वाला था वो उसकी वजह से वो विंग्ड की फॉर्मेशन हो जाता है। और ड्रोसोफिला में 4 विंग वाले कंडीशन पैदा होती है जब अल्ट्रा वाइथोरक्स जीन के म्यूटेशन हो जाती है। पर यहाँ पे बोला है यदि म्यूटेशन ना हो के अल्ट्रा वाइथोरक्स जीन का ओवर एक्सप्रेशन हो जाए इन सेकेंड थोरैसिक सेगमेंट तो क्या होगा ना। सेकेंड थोरैसिक सेगमेंट में क्या होता है ना, हल्टर का फॉर्मेशन होता है और यदि ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा तो हमें 4 हल्टर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है और जो लेंथ है पर न्यूक्लियर, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो लेंथ है वो भी दिया गया है। फिर आपको न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड एवरेज मॉलिक्यूलर ऑफ एक न्यूक्लियोटाइड की वेट भी दिया गया है। और आपको पूछा है कि कितने प्रोटीन, नंबर ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन हो सकता है। यदि 200 अमीनो एसिड में एक प्रोटीन होता है तो कितने नंबर ऑफ प्रोटीन इतनी न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूलर वेट से आपको बन सकता है, ये कैलकुलेट करना है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। 1 न्यूक्लियोटाइड की जो वेट है वो है 330। आपको जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए की मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है वो है 7.92 इंटू 10⁸। तो 1 न्यूक्लियोटाइड की यदि 330 है तो फिर बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब इधर एक न्यूक्लियोटाइड होगा तो इधर भी एक न्यूक्लियोटाइड होगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो जो बेस पेयर है, दोनों न्यूक्लियोटाइड की जो बेस पेयर है उसकी वेट होगा 2 इंटू 330, तो जो हो जाता है 660 ग्राम। ठीक है, ये उसकी वेट होगा। यदि एक बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड की 660 ग्राम है, आपको इतनी ग्राम की न्यूक्लियोटाइड है, तो हम यहाँ पे हम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितना है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू टोटल आपका जितना भी वेट की न्यूक्लियोटाइड डिवाइडेड बाय 1 बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यदि हम इसे कैलकुलेट करेंगे आपको मिल जाएगा 12 इंटू 10⁵। 12 इंटू 10⁵, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपकी वही डबल स्टैंडर्ड डीएनए में इतनी नंबर की न्यूक्लियोटाइड था, 12 इंटू 10⁵। ठीक है, फिर आपको पता है 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एक अमीनो एसिड के लिए कोड करती है। तो फिर टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितना होगा? नंबर ऑफ अमीनो एसिड इज इक्वल टू आपकी टोटल कितनी लंबी लेंथ की न्यूक्लियोटाइड है ना, 12 इंटू 10⁵ लंबे न्यूक्लियोटाइड है। टोटल न्यूक्लियोटाइड 3 न्यूक्लियोटाइड कोड करती है एक अमीनो एसिड के लिए, तो 3 एक अमीनो एसिड के लिए कोड करती है। तो टोटल आपका 4 इंटू 10⁵ आपकी अमीनो एसिड है। इतनी नंबर के आपके अमीनो एसिड है। हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ प्रोटीन। तो आपको बोला था कि 200 अमीनो एसिड के लिए एक प्रोटीन बनता है, 200 अमीनो एसिड के लिए एक प्रोटीन बनता है। तो फिर 4 इंटू 10⁵ अमीनो एसिड में कितनी प्रोटीन बनेगा ना, 4 इंटू 10⁵ अमीनो एसिड डिवाइडेड बाय 200 अमीनो एसिड के लिए एक प्रोटीन बनता था। तो इससे आप सॉल्व करने से आपको मिल जाएगा लगभग 2000 प्रोटीन। तो आपको 2000 प्रोटीन मिलेगा। और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए की हम बात कर रहे थे, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मतलब ये जो प्रोटीन है वो डबल हो जाएगा, वो 4000 प्रोटीन हम बना सकते हैं एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए से। ठीक है, आपको नंबर ऑफ
आपकी वेट दिया गया था एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए की, हम वहाँ से कितने न्यूक्लियोटाइड है वो कैलकुलेट किए। फिर जब न्यूक्लियोटाइड कितनी लंबी है वो जान गए, फिर 3 न्यूक्लियोटाइड के एक अमीनो एसिड बनता है, तो फिर हम उतने न्यूक्लियोटाइड में कितने अमीनो एसिड बना सकते हैं वो निकाले। फिर जब नंबर ऑफ अमीनो एसिड बन गया तो 200 अमीनो एसिड के लिए एक प्रोटीन बनता है, तो इतनी लंबी अमीनो एसिड के लिए कितने प्रोटीन निकलेगा ना, 2000 प्रोटीन। और डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो डबल प्रोटीन निकलेगा, वो है 4000 सर होगा, वो है 4000 प्रोटीन आपको मिलेगा ए डीएनए में। ठीक, 2020 का क्वेश्चन है, तो आपको मैच द कलम दिया गया है। देखिए, तो डाउन सिंड्रोम आपको सभी को पता होगा, डाउन सिस्टम ट्राइजोमी है जो 21 नंबर ऑफ क्रोमोजोम में वो ट्राइजोमी क्रिएट करता है। तो क्यू है 4, Q4 है। सी और डी में है तो सी डी में कंफ्यूज है हमें, ये ए और बी ऑप्शन हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि सभी को पता होगा डाउन सिस्टम ट्राइजोमी 21 में होता है। फिर आता है टर्नर सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम क्रोमोजोम की डिलीशन हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोजोम की डिलीशन हो जाता है, वो है X0। तो यहाँ पे 46 के बदले 45 नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है, डिलीशन होता है। तो टर्नर सिंड्रोम है R1, तो R1 है ऑप्शन नंबर डी में, तो ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए बाकी सब देख लेते हैं। क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम ये जो है वो है 47XX, एक एक्स्ट्रा। देखिए, टर्नर सिंड्रोम में आपकी 45 क्रोमोजोम होता है, एक क्रोमोजोम आपकी डिलीशन होती है। क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में आपका एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम आपके आ जाता है। एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम के कारण वो 47 नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है। और क्राई-डू-चार्ट सिंड्रोम में आपकी जो 5 नंबर ऑफ क्रोमोजोम नंबर 5 की पी सेगमेंट में आपकी डिलीशन होती है, होगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन जो है वो हार्डी विनबर्ग क्लास से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको हेट्रोजाइगस की परसेंटेज पूछा है। देखिए, आपको क्या दिया गया है ना, रेड आई जो है वो डोमिनेंट है और व्हाइट आई रिसेसिव है। मिक्स पॉपुलेशन है वो है 10,000 और 3600 जो है वो व्हाइट आई है। देखिए, आपको डोमिनेंट है रेड आई, ठीक है, रेड आई डोमिनेंट है, इसके जो है आपका है व्हाइट आई रिसेसिव है। टोटल व्हाइट आई की नंबर आपको दिया गया है वो है 3600 और टोटल एलील की भी नंबर दिया गया है। तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव व्हाइट वाई मतलब Q² आप निकालेंगे, टोटल नंबर जो रिसेसिव नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, इसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो होगा 0.36। Q² है 0.36, तो फिर Q है 0.36 की रूट ओवर दैट इज 0.6, तो Q आपका निकल गया 0.6। विनबर्ग लॉ के अनुसार P आपका निकल गया Q इज इक्वल टू 0.6, तो फिर P प्लस Q इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो P प्लस Q आपका है 0.6 इज इक्वल टू 1, देन P इज इक्वल टू 0.4, आपको P मिल गया है 0.4। ये आपकी है होमोजाइगस कंडीशन जो था वो रेड आई, उसकी भी फ्रीक्वेंसी निकल गया, बट आपको पूछा था हेट्रोजाइगस कंडीशन की फ्रीक्वेंसी। तो हेट्रोजाइगस की कंडीशन की फ्रीक्वेंसी है 2pq, तो 2p आपका है 0.4, q है 0.6, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो है 0.48 इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो सॉरी, आपको परसेंटेज पूछा है तो फ्रीक्वेंसी मिल गया, तो वहाँ पे आपको 100 मल्टीप्लाई कर देने से आपको परसेंटेज मिल जाएगा, वो है 48%। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस वो है 48%, ठीक है। देख लीजिए और एक बार इसकी कैलकुलेशन। थैंक यू।